नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा 2021 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न उत्तर के बारे में। ये सारे प्रश्न उत्तर सीजीपीएससी के मॉडल आंसर से लिए गए हैं दोस्तों। जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक देखते रहिए और मेरे इस चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम 51 से 100 तक का ये प्रश्न उत्तर। कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और इस कथन से हमें आंसर लेना है दोस्तों। पहला है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। यह कथन सही है। वहीं दूसरा कथन है इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। यह भी सही है। कथन तीसरा है 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। ये कथन गलत है, तो हमारा आंसर सी, ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 सही है, किंतु कथन 3 गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर 3 कथन दिए हैं। पहला कथन है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था। यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि सन 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना का प्रयास किया गया था। उसके बाद कथन दूसरा है सन 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। यह कथन सही है। वहीं 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई। ये कथन भी गलत है। तो हमारा केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करते हुए सही विकल्प का हमें आंसर लेना है। कथन 3 दिए हुए हैं। पहला कथन है जस्टिस फजल अली के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। ये कथन सही है। वहीं कथन दूसरा कहता है कि आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। ये कथन गलत है। तीसरा है संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 3 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन सही है। तो तीनों कथन पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला कथन कहता है कि वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। यह कथन सही है। दूसरा कथन है कि वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। ये भी सही है। कथन तीसरा कहता है कि उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कम अवधि के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजेंद्र लोढ़ा, एस राजेंद्र बाबू, ऑप्शन सी गोपाल बल्लभ पटनायक, ऑप्शन डी कमल नारायण सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमल नारायण सिंह, जो कि 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आंसर इसका हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है ये देखना है दोस्तों। यह संशोधन जनता सरकार 1977 से 1979 द्वारा लाया गया था। यह कथन सही है। उसके बाद पढ़ते हैं बी को, इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद है इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। ये गलत है। उसके बाद है डी, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। यह भी सही है। तो क्या सही नहीं है पूछा था, तो हमारा ऑप्शन सी जो कि गलत है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किन्हीं कारण से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यों का राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही हैं।
तो तीनों कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। तो यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी पद केवल एक व्यक्ति एक समय में एक पद ही धारण कर सकता है, उसे अपने दूसरे पद का त्याग देना ही पड़ता है। तो दूसरा पढ़ते हैं, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। यह कथन सत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद का जो निर्वहन करेगा उसे राष्ट्रपति के वेतन भी प्राप्त होगा। उसके बाद है, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। यह भी कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर लोक सेवा आयोग के मॉडल उत्तर को ही देख कर लिया गया है दोस्तों, इसीलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथन में से कौन से कथन सही हैं? ये देखते हैं हमारा पहला कथन, जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। तो यह कथन पूरी तरह सही है दोस्तों, जिसमें बोला गया है कि संयुक्त बैठक जिसमें सारे विधेयक को सम्मिलित रहते हैं, ये सही है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। यह भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है तीसरा, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6वां हिस्सा गणपूर्ति होनी चाहिए। ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे तीनों कथन जो कि सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथन में से कौन से सही हैं? तो देखते हैं दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। ये कथन गलत है। उसके बाद है दूसरा, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। यह भी कथन गलत है। उसके बाद है, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदन के लिए कुल सदस्यों का 1/6वां हिस्सा गणपूर्ति होनी चाहिए। यह भी गलत है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन गलत हैं, जो कि आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों, जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक होगी वहाँ लोकसभा की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? तो लोकसभा के अधीन नहीं आती, ये पढ़ लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं 4 समिति के बारे में। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, यह सही है। उसके बाद है शहरी विकास संबंधी समिति, यह भी सही है। ऑप्शन सी है श्रम संबंधी समिति, यह भी सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन कहता है कि यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, जो कि गलत है। यह एक स्वायत्त संस्था है। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त संस्था है। उसके बाद है दूसरा, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि संसद के वर्तमान सदस्य जो हैं वही इनके सदस्य बन सकते हैं दोस्तों। तीसरा है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा की उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। यह कथन सत्य है। तो केवल तीसरा सही होता है, ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिसमें अगला प्रश्न, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश को उसके बनने वाले वर्ष के साथ सही मिलान करना है और एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप जो कि 1956 में बना था। उसके बाद देखते हैं दमन और दीव 1962 में। उसके बाद है चंडीगढ़ 1966 में। और दादर नगर हवेली
1961 में। तो यहाँ सही मिलान करने पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन दबा देवें। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं। तो पढ़ते हैं 3 कथन। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, ये कथन गलत है। उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये कथन भी सही है। हमारा पहला और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो ये कथन हमें पढ़ना है, इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, यह कथन सत्य है। दूसरा है आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ये गलत है दोस्तों यह कथन। तीसरा है आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये कथन भी गलत है। चौथा है आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथाम थे, यह भी गलत है। केवल हमारा पहला कथन सत्य है, केवल ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला। अगला प्रश्न है जिसमें हमें इसके रेलवे जोन को उसके स्थान के हिसाब से मेल करना है। तो कौन से मेल सही नहीं है इसका आंसर देना है। सेंट्रल रेलवे मुंबई, यह सही है। वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, यह भी सही है। उसके बाद सी है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, यह की गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कार्डन रीच कोलकाता, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज, जो कि सही सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न है ओलंपिक से। ओलंपिक 2020 जो कि इस वर्ष टोक्यो में आयोजित हुआ था। तो पहला प्रश्न है इसका प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन से कथन सही हैं। भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया, यह कथन सत्य है। उसके बाद भारत से कुश्ती में क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज़्यादा थी, यह भी सही है। उसके बाद तीसरा कथन है भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया, यह कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न, जिसमें निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उसके प्रारंभ होने वाले वर्ष के कालक्रम के सजाना है। तो सबसे जानते हैं दोस्तों, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन का, तो विंबलडन पहले आ जाएगा। उसके बाद है यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर अंतिम हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। आंसर इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक्स 2020 के संबंध में कौन से सही है। तो 3 कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक आंसर लेते हैं। भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया था, यह सही है। इस बार का ओलंपिक टोक्यो में आयोजित हुआ था। दूसरा है भारत से कुश्ती में क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज़्यादा थी, यह भी सही है। और भारत ने कुल 28 खेलों में भाग लिया था, यह भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उसके प्रारंभ होने के वर्ष का काल क्रमबद्ध में सजाएं। जो सबसे पहले शुरू हुआ है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, तो विंबलडन यहाँ पर पहले होगा। उसके बाद है यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन और अंतिम में ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कंप्यूटर से प्रश्न है, दिया गया है प्रश्न, जिसमें GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब क्या गलत है ये देखना है हमें। इसका फुल फॉर्म GNU नॉट यूनिक्स है, ये सही है। बी इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, यह भी सही है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह भी सही है। यह यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो गलत है दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक क्या है। तो यह एक साइबर अटैक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
NAVIC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है ये देखना है। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन एम से कम होती है, ये गलत है। और दिया हुआ कथन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी इसमें आयाम और कला नहीं बदलती, ये सही है। इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था, यह भी सही है। ऑप्शन डी है इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, यह सही है। इसे भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था, यह भी सही है। और इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी है इस समय अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था, मतलब इसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। अब वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी है? तो यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों की 0.5 ml कोविशील्ड की वैक्सीन की डोज की मात्रा थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सही है या कौन से सही है? यहाँ देखते हैं 3 कथन दिए हुए हैं। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, यह सही है। दूसरा है गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, यह भी सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 3 दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन ए है चेन्नई तमिलनाडु, बी कन्नूर केरल, सी पालघर महाराष्ट्र, डी लोथल गुजरात। तो आयोग ने इसका आंसर लिया है डी लोथल गुजरात। अगला प्रश्न है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये देख लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस की स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, यह सही है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, यह गलत है दोस्तों। और अगला है वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनें। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था, यह सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, यह गलत है दोस्तों। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था। तीसरा है गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकंज भंज ने किया था, यह भी गलत है, क्योंकि गुमसूर विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज के पुत्र धनंजय ने किया था सन 1835 में। अगला है धनंजय श्रीकर भंज के पिता थे, तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रीकर भंज धनंजय के पिता थे, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। तो हमारा केवल पहला यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, यह गलत है दोस्तों, यहाँ पर केवल 6 सदस्य थे। दूसरा है विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, ये सही है। तीसरा है प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, यह भी सही है।
तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। यह गलत है दोस्तों। दूसरा है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। यह सही है। उस समय के वायसराय मिस्टर लैंसडौन थे। हमारा तीसरा ऑप्शन है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यह भी गलत है, क्योंकि उस समय के सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था, ना कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर केवल 2, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 80 नंबर का प्रश्न, जिसमें निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन 1 है, जे.डी. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भीय समय मापक तैयार किया गया है। यह असत्य है दोस्तों। कथन दूसरा है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टान को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। ये कथन सत्य है। कथन 2 सत्य है। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारा कथन 1 असत्य है, परंतु कथन 2 सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए युगों के सही कालक्रमबद्ध को चुनें। जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पुराना युग है इयोसीन, उसके बाद मायोसीन, फिर प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, फिर अंतिम में आता है होलोसीन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भूगर्भीय विरासत स्थल को उनके स्थान से सही मिलान करें। तो ये सारे आंसर आयोग के द्वारा मॉडल उत्तर जारी किया गया है, उसी से लिया गया है दोस्तों। यहाँ हम देखते हैं भूगर्भीय विरासत स्थल, राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क जो कि तिरुचिरापल्ली में है, शिवालिक पार्क जो कि सिरमौर में है, और स्ट्रेमेटोलाइट पार्क जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और लोनार झील बुल्ढाना में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि निम्न कथन के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में H.H. हेस ने दिया था। यह असत्य है दोस्तों। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन सत्य है। तो कथन 1 असत्य है, परंतु कथन 2 सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिम नदी को उनकी लंबाई से घटते क्रम में सजाएं। लंबाई से घटते क्रम में सजाना है दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाएगा हिस्फर, फिर बियाफो, द्रांगदुंग, फिर उसके बाद है सोनापानी, फिर बारासिगरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो बने राज्यों के वहां निर्मित बड़े बांध की संख्या के आधार पर हमें घटते क्रम में सजाना है। मतलब सबसे पहले आ जाएगा मध्य प्रदेश, जहां पर बड़े बांध हैं। उसके बाद है गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और अंतिम में आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं ये देखना है हमें इस प्रश्न में। ऑप्शन ए है, भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। यह सही है। साथ ही साथ ऑप्शन बी है, भारत 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा स्रोतों का ज़रूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा। मतलब यह गलत है दोस्तों। अभी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है भारत सरकार के द्वारा जिसमें कहा गया हो कि 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा। ऑप्शन सी है, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। यह भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन में ही नहीं बैठता है सही।
इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ जो कि एक गलत है, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति को उनके क्षेत्र के साथ हमें सुमेलित करना है। उन्हें पद्मश्री 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सूची एक तरफ नाम है और सूची 2 में उन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त किया गया क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो पहला ए है सुजीत चट्टोपाध्याय जी, जिन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 का पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद है सुलित्रम चौंजोर, जिन्हें सामाजिक कार्य हेतु पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उसके बाद है पूर्णमासी जानी, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 का पुरस्कार दिया गया। और डी है बिजोया चक्रवर्ती, जिन्हें सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो उचित और लाभकारी मूल्य से संबंधित फसल गन्ना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व प्रतिशत में कितना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इसमें से CGPSC प्री में कम से कम 5 से 7 आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व प्रतिशत। तो ऑप्शन बी 64.23% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में IMF में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो यह देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत का विशेष आहरण अधिकार है 2.75% और वोट का प्रतिशत है 2.63%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्य को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में बताना है। दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ ए दिया हुआ है वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेजेरिंग क्या दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA तथा DNA आधारित हो सकता है। ऑप्शन सी है DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो यह ऑप्शन सही नहीं दोस्तों, क्योंकि DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगला है RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक म्यूटेशन परिवर्तन करते हैं, यह भी सही है। तो हमारा जो यहाँ पर सही नहीं है वो निकल कर आता है ऑप्शन सी DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि जनगणना से, जिसमें कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन से सही है ये देखना है। तो यहाँ दिया गया है पहला लघु और सीमांत किसान कुल किसान का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% कुल फसल क्षेत्र के मालिक है। यह सही दोस्तों। उसके बाद है राज्य वर्ग कृषक की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। तीसरा है राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, यह भी सही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए 1, 2, 3 यहाँ सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो एक मान लेते हैं कंटेनर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के बीच के हमें दूरी बढ़ाने का क्या कर सकते हैं ये देखना है। 4 कंडीशन दिए हुए हैं, देखते हैं। कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, ये सही है। उसके बाद कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर, यह भी सही है। कंटेनर के अंदर हवा दबाव बढ़ाने से, ये गलत हो जाएगा।
वही कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर, तो और डालने से तो अणु और पास में हो जाएंगे, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है विज्ञान से ही संबंधित, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों समय के फार्मूला लगा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.14 सेकंड। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हैं देखते हैं। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है, यह कथन सही नहीं है। उसके बाद है ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये कथन सही है। वहीं है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें उदयगिरि और खांडगिरि गुफाओं के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, जिसमें से आंसर हमें बताना है। दिया गया है इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, यह सही है। वहीं उदयगिरि में 18 तथा खंडगिरि में 15 गुफाएं हैं, यह भी सही है। खंडगिरि गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, यह नहीं है दोस्तों, हाथी गुफा के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है। तो विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राजा नागार्जुन, पद्मसंभव, वसुबंध और डी बुद्धघोषा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धघोषा विशुद्धिमग्ग के रचयिता थे। अगला प्रश्न है परमवीर चक्र से संबंधित, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। तो देखते हैं दोस्तों, 4 कथन पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में एक बार ही दिया जा सकता है, तो यह गलत है दोस्तों। उसके बाद इस पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है, यह सही है। वहीं पर ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 2021 तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है, यह भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी है इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया, यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी, इस पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कढ़ाई कला का उनसे संबंधित राज्यों के साथ हमें सुमेल करना है। एक तरफ कढ़ाई कला है और एक तरफ राज्य है। तो देखते हैं फुलकारी जो कि पंजाब की कढ़ाई कला है। घरानिया यह है गुजरात की कढ़ाई कला है। उसके बाद है कसूटी कर्नाटक की कढ़ाई कला है और करचोबी राजस्थान की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।